हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है 2023 का। तो 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताएंगे इसमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये आपका रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वाला वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से। तो याद रखिए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है, जो उत्पादन कैसे उत्पादन करे, ये सबसे बड़ा चयन की समस्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2, कुल उपयोगिता जब अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। याद रखिएगा जब कुल उपयोगिता जब सबसे टॉप लेवल में होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक, मूल बिंदु की ओर उत्तर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल क्या होता है। तो याद रखिएगा नॉर्मली एक मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच डैश होती है। तो याद रखिएगा मांग की कीमत लोच क्या होता है, आपका शून्य होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो याद रखिएगा आपका औसत स्थिर लागत जो है उसका आकार क्या होता है, यू आकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, उत्पादन फलन Q बराबर L 1 KB के पैमाने का प्रतिफल का माप क्या होगा। तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के डैश बराबर होते हैं, कब होते हैं। तो याद रखिए जब सीमांत लागत बढ़ता है तब होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है। तो याद रखिए सीमांत लागत वक्र होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो याद रखिए समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में 6% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कीमत की लोच का मान क्या होगा, 1.2 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की हानि होती है तो आपका MR आपको लेस देन MC। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति D और S है, डिमांड है और इस सप्लाई है, तो बाजार संतुलन निम्न में से किस स्थिति को दर्शाता है, D बराबर S में डिमांड और सप्लाई बराबर होना चाहिए। आगे यदि हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्या बोला, पूर्ति अधिकाय की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में डैश होने की प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, तो वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फर्मों में मुक्त प्रवेश तथा निकासी की स्थिति में बाजार कीमत सदैव डैश के बराबर होता है, कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगर 16 क्या बोल रहा है, उच्चतम निर्धारित कीमत में बाजार में डैश की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो न्यून मांग के उत्पन्न होती है स्थिति। आगे यदि देखते हैं एक अधिकार में फर्मों की संख्या क्या होता है, मात्र एक बेचने वाला है तो 1 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोल रहा है, एक अधिकारी नियंत्रित कर सकता है, तो क्या कर सकता है, कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को नियंत्रित कर सकता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो उसे क्या बोलते हैं, द्विअधिकार बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कार्टेल निर्माण किस प्रकार के बाजार संरचना में संभव है। तो याद रखिए एक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट्स या इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिए VVI क्वेश्चन, याद रखिए JM कैम्स हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, GDP और GNP में क्या अंतर है, क्या संबंध है। तो याद रखिए GDP बराबर GNP माइनस क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से किस वस्तु में
वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो याद रखिएगा चपाती भी हो जाएगा, बिस्किट भी हो जाएगा, ब्रेड भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, किसी वर्ष में जीडीपी गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता, तो प्रयुक्त कार के बिक्री मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है, तो याद रखिए आय विधि द्वारा, मूल्य वृद्धि विधि और व्यय विधि, तीनों की विधि है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, सन 2016 में एक विमुद्रीकरण के किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया गया, तो याद रखिएगा 500 रुपये एवं 1000 के। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या बोल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा था, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव ये सबसे बड़ा दोष है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है, तो बैंक दर में कमी, नगद आरक्षित सीआरआर में वृद्धि, आरबीआई के द्वारा प्रतिभूति का क्रय, या इनमें सभी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, उपभोग फलन C बराबर 100 + 0.5y में स्वयं तो उपभोग है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, एमपीसी के मान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 क्या बोल रहा है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 है, तो एमपीएस का मान क्या हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी में वृद्धि होता है, तो कुल बचत क्या होता है, कुल बचत हमेशा वृद्धि ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर का अवधि कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, तो याद रखिए निगम कर क्या प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहा है, राजस्व घाटा क्या है, तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर को हम लोग राजस्व घाटा बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा किस प्रकार की वस्तु में उपभोग के प्रतिनिधित्व नहीं होती है, तो याद रखिए सार्वजनिक वस्तु। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944 में आपका विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी देश में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, तो इस प्रकार के विनिमय दर को क्या बोलते हैं, तो स्थिर विनिमय दर बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है, तो याद रखिए पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। तो इसमें आपको मोस्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।